हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ के अंदर आज हम कवर करने वाले पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन कि टिश्यूज़ होते क्या हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि टिश्यूज़ का जो डिवीज़न हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है, और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में इवन दो वो मल्टी सेलुलर हैं, इवन दो वो लिविंग है, अलग टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। तो हम वो भी समझेंगे कि अलग टाइप के टिश्यूज़ क्यों होते हैं अलग अलग टाइप के एनिमल्स में। तो सबसे पहले तो टिश्यूज़ चैप्टर में ये लिखा है, अगर कोई एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑब्वियसली एक ही सेल है, तो सारे काम वही एक सेल करते हैं। ठीक है, यही अगर मान लो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत सारे सेल है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो अलग अलग काम अलग अलग सेट्स ऑफ सेल्स करेंगे। इसको एक एनालॉजी से समझो कि अगर मान लो एक ऐसा घर है जिसके अंदर एक ही इंसान है, राइट, कोई सर्वेंट नहीं है, कुछ नहीं है, वो बंदा अकेला है, तो उसके सारे काम उसको खुद ही करने पड़ेंगे। बट यही अगर हम ऐसा कोई घर अज्यूम करें जिसके अंदर लोग भी हैं और सर्वेंट्स की भी एक टीम है या जो भी है, तो अब अगर काम करना है तो जो ओनर है उनके अलग काम होंगे, वो अपने काम करेंगे। जो सर्वेंट है, मान लो खाना बनाने का काम है वो 2 लोग कर रहे हैं, मान लो कपड़े धोने का काम है वो 2 लोग कर रहे हैं, और ऐसे करके सो ऑन जो है काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाउएवर जो यूनिसेलुलर का केस था, मतलब जो एक इंसान का केस था, उसमें सिर्फ वो ही सारे काम कर रहा था। तो सबसे पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर कभी भी हम बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर एक ही सेल होता है और वही सेल सारा काम करता है। हाउएवर अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, टू मेनी सेल्स, और इसी वजह से अब क्योंकि इनके पास बहुत सारे सेल्स हैं तो दीज ऑर्गेनिजम्स कैन अफोर्ड टू डिवाइड वर्क अमंग्स दीज सेल्स। तो क्या करते हैं, इसके अंदर होता है डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सेल्स एक काम करेंगे, दूसरे पर्टिकुलर सेट ऑफ सेल्स दूसरा काम करेंगे। इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जब एक टाइप के सेल्स एक काम साथ में मिलकर करते हैं। इससे क्या होता है, काम की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। एफिशिएंसी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि अज्यूम करो कि तुम ही सारे काम कर रहे हो, है ना। जैसे चलो यही चैनल मान लेते हैं कि अगर मैं ही इसके अंदर मैथ, साइंस, इंग्लिश हर सब्जेक्ट की वीडियो बनाने लग जाऊँ, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेरी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे को एक साथ इतने सारे काम करने पड़ेंगे। बट अगर ये जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि मैथ्स कोई और पढ़ाता है, साइंस कोई और पढ़ाता है, अगर हम और कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाहेंगे तो उसके लिए कोई और पढ़ाएगा, तो इसमें क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। हमारे पास एक स्पेसिफिक काम होगा जो हमें हमेशा करना होगा, इससे हमारा वो काम में परफेक्शन भी बढ़ जाएगा और एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, उनके अंदर काम जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिवली किया जाता है एज़ कम्पेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक ही सेल है, तो वही सेल सारे काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, अ स्पेसिफिक सेट ऑफ सेल्स डू अ स्पेसिफिक टास्क। तो इसकी वजह से क्या होता है, हर पर्टिकुलर सेट ऑफ सेल्स एक स्पेसिफिक टास्क करता है। अब हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म की अगर जो बॉडी है उसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसे होता है, सबसे छोटी यूनिट जो होती है किसी भी बॉडी की वो होती है सेल्स। जब बहुत सारे सेल्स साथ में आ जाते हैं और काम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यूज जो हैं वो साथ में आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज हैं, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन साथ में आ जाते हैं, ये बहुत सारे ऑर्गन्स साथ में आ जाते हैं, तो इनको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं मेजरली टिश्यूज के बारे में। टिश्यूज होते क्या हैं, जब सेम टाइप ऑफ सेल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म
अ स्पेसिफिक फंक्शन, है ना भाई। तो सेम टाइप से मेरा मतलब क्या है, मतलब स्ट्रक्चरली सेम। राइट मतलब जो उनकी मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम। ठीक है भाई। अब कुछ इनके नाम बता देते हैं टिश्यूज़ के। तो मसल जो है वो एक टिश्यू है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, मसल सेल्स होते हैं। ये क्या है, टिश्यू, और कौन से सेल्स से बना है वो मैं यहाँ पे लिख दूँ। तो मसल जो है वो एक टिश्यू है और वो मसल सेल्स से बना हुआ है। ब्लड जो है वो भी क्या है, एक टिश्यू है, क्योंकि वो भी बहुत सारे सेल्स से मिलके बना है। राइट। उसके अलावा फ्लोएम जो होता है, ये प्लांट्स के अंदर एक टिश्यू होता है जो कि फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है अक्रॉस द प्लांट्स बॉडी। तो ये क्या करता है, ये भी एक टिश्यू है। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर सेम टाइप के सेल्स होते हैं, ये सेम टाइप के टिश्यूज होते हैं। तो द थिंग इज कि जो प्लांट्स है और जो एनिमल्स है उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अलग है। ऑर्गेनाइजेशन से व्हाट आई मीन टू से इज, मतलब बेसिकली नॉट इवन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग है। जो प्लांट है, इवन दो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट भी है, स्टिल वो मूव तो नहीं कर सकता। हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। बट क्या प्लांट्स लोकोमोशन करते हैं? नहीं करते हैं। क्या इसका मतलब ये कि प्लांट्स कोई तरीके की मूवमेंट नहीं करते? ऑफकोर्स प्लांट्स मूवमेंट ज़रूर करते हैं, बट जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे अपने आप को भेज सकते हैं, हम एडवर्स कंडीशंस को एस्केप करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, है ना, और बाकी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बट जो प्लांट्स हैं वो इतना ज़्यादा मोटाइल नहीं होते, मतलब वो थोड़े बहुत मूवमेंट शो करते हैं, बट देन अगेन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, वो थोड़े बहुत लेवल पे मूवमेंट शो कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि दोनों के अंदर सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ कैसे हो सकते हैं। एनिमल्स मूव कर सकते हैं, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। तो टेक्निकली प्लांट्स रिक्वायर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन सो दैट उन क्या करे रहें, वो एंकर्ड रहें एक जगह पे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि मूव तो कर, ऐसा तो है नहीं कि प्रे आएगा तो प्लांट भाग जाएगा। उसके अलावा एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो प्लांट्स है उसके अंदर जो ग्रोथ के एरियाज है वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। मतलब कुछ सर्टेन एरियाज, लोकलाइज्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे ही ग्रोथ होती है। बट हमारे में तो ऐसा नहीं होता कि एक बंदे का सिर्फ हाथ ही ग्रो कर रहा है या एक बंदे की सिर्फ हाइट ही ग्रो कर रही है। अगर ग्रो कर रहा है तो पूरा ऑर्गेनिज्म एक साथ ग्रो कर रहा है, और नहीं ग्रो कर रहा है तो साथ में रुका हुआ है। ऐसा नहीं होता कि एक स्पेसिफिक पार्ट ग्रो करे जा रहा है और बाकी पार्ट जो है वो हॉल्ट पे। बट जो यही हम अगर बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड एरियाज जहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ होती है। और एनिमल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड एरिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ होती है। प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जहाँ पे पूरी लाइफ जो है ग्रोथ चलती ही जाती है। बट एनिमल्स में हम लोग पूरी लाइफ तो ग्रो नहीं करते, ऑब्वियसली हमारे अंदर के सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं, नए सेल्स बनते हैं। बट ओवरऑल अगर हम ग्रोथ की बात करें तो एक सर्टेन पॉइंट आती है जिसमें हमारी ग्रोथ रुक जाती है, राइट, कि उसके बाद हम फिर एज करने स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारी बाकी की चीज़ें होती हैं, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले तो कि जो प्लांट होता है दे कैन नॉट मूव, जबकि एनिमल्स कैन मूव, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जो प्लांट्स हैं इनके अंदर क्या चाहिए, दे रिक्वायर स्टर्डी या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो इनको सपोर्ट दें, प्लस सपोर्ट दें। बट हमारे अंदर ऐसा स्टर्डी मतलब हमें प्रोटेक्शन हमें भी चाहिए, बट जिस कॉन्टेक्स्ट में प्लांट्स को प्रोटेक्शन चाहिए इस बिकॉज कि वो मूव नहीं कर पा रहे, बट हम तो मूवमेंट कर रहे हैं ना बढ़िया तरीके से। तो हम इनके अंदर जो प्लांट के अंदर ये रिक्वायरमेंट होती है, एनिमल्स की रिक्वायरमेंट बहुत अलग होती है। उसके अलावा प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ग्रोथ occurs only in specialized areas। ठीक है ना भाई, ग्रोथ अक्रॉस द प्लांट यूनिफॉर्मली नहीं होती है जैसे ह्यूमंस में होती है। उनके अंदर, प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहाँ पे ग्रोथ होती है। बट यही अगर हम बात कर लें एनिमल्स की, तो यहाँ पे ग्रोथ
occurs in the overall body, not just a specific part. उसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो पूरी लाइफ ग्रो करते हैं, मतलब सम रीजन्स कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। जबकि यही अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो ग्रोथ डजंट अकर एंडलेसली ग्रो नहीं करते हम। तो इसकी वजह से नाउ दैट वी डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो हम ये भी समझ गए हैं कि जो क्योंकि इनका बॉडी बहुत डिफरेंट है, इनके जो रोल्स हैं वो बहुत डिफरेंट है, इसलिए ऐसा तो नहीं हो सकता इनके अंदर सारे के सारे टिश्यूज सेम हो। प्लांट्स को ज़्यादा सपोर्टिव टिश्यूज चाहिए, प्रोटेक्टिव टिश्यूज चाहिए, तभी प्लांट्स के सेल के बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है। ह्यूमंस के सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि हमारा जो सेल है उसको प्रोटेक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एनक्लोज्ड है ना। हम तो एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए मूव कर सकते हैं टू अ बेटर प्लेस जो हमारे लिए सूटेबल है, बट प्लांट्स तो ये नहीं कर सकते। इसीलिए प्लांट के जो सेल्स हैं वो दे आर सराउंडेड बाय अ वेरी थिक सेल वॉल। ओके, तो इसीलिए प्लांट को क्या चाहिए होता है, प्रोटेक्टिव टाइप की टिश्यूज चाहिए, और ह्यूमंस की जो है क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट जो होगा वो ह्यूमन जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, राइट, क्योंकि हमारे में बहुत ज़्यादा सेल्स है, ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट, प्लांट्स के अंदर। फिर भी चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्लांट क्यों ना हो, बट रिलेटिवली सिंपलर होता है सब कुछ। तो अब इनका क्या क्वेश्चन था कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ टिश्यूज, तो द आंसर इज नो। ठीक है ना भाई, सेम टाइप के टिश्यूज से नहीं बने होते प्लांट्स एंड एनिमल्स। देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस दैट लाइज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द टिश्यूज ओइंग टू द फैक्ट दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब ना हम पढ़ने वाले हैं कि जो कुछ टिश्यूज होते हैं ना प्लांट के, वो डिवाइड करते जाते हैं, डिवाइड एंडलेसली, और कुछ इनके टिश्यूज होते हैं जो डू नॉट डिवाइड, मतलब वो परमानेंट हो जाते हैं। अब ना एक बात समझते हैं, जैसे मान लो एक हमने केस ले लिया कि एक कोई टीचर है, वो अभी नया उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करा, और अब वो जा रहा है एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग से तीसरे कोचिंग, फिर स्कूल जा रहा है, कोई भी जगह पे जॉब ढूंढने के लिए जा रहा है। जॉब की कोई स्टेबिलिटी भी नहीं, क्योंकि वो बहुत नया है, तो वो एक्सपीरियंस भी करना चाह रहा है। कहीं जगह पे वो उसको पसंद नहीं करे, कई जगह है वो पसंद नहीं कर रहा, तो ही कीप्स ऑन रोमिंग अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स। ठीक है, बट जैसे मान लो उसे एक सही जगह मिल गई, अब उसे लगा हाँ भाई आई हैव डन इनफ, अब आई हैव टेकन इनफ एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई नाउ हैव, तो अब जिस जगह पे मैं हूँ वो बिल्कुल सही है मेरे लिए। अब वो जा करके उसी जगह में काम करेगा परमानेंटली, और अब वो वहीं पे काम करता रहेगा, अब वो बार बार इधर से उधर नहीं करेगा। ठीक है भाई, ऐसा ही होता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं शुरुआत में वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और सेल्स बनाते हैं, फिर वो सेल डिवाइड करते हैं और सेल बनाते हैं, और डिवाइड करते जाते हैं। बट देयर कम्स अ पॉइंट जब वो इतना डिवाइड कर जाते हैं कि वो अब परमानेंट, मतलब वो डिवाइड करने का पहली बात तो क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों करना है डिवाइड, क्योंकि डिवाइड करने के बाद ही जो सेल्स हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन करने के लिए केपेबल होते हैं। होता क्या है ना कि प्लांट जो है, अभी जो सेल जो इनिशियली आ रहे, जैसे मान लो आपने वही टीचर को रखा, एक जब वो जो टीचर है अब मतलब जब वो अपने वो वाले फेज में है, जब वो नए जगहों को ट्राई कर रहा है, तो अब कहीं पे उसे बोलते हैं ये सब्जेक्ट पढ़ा लो, कहीं पे उसे बोलते हैं वो सब्जेक्ट पढ़ा लो, क्योंकि अभी उसने किसी भी तरीके से टेक्निकली तो उसने कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं करा है, तो उसको हर तरीके से ट्राई किया जा रहा है। बट देयर कम्स अ पॉइंट जब वो एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, उसमें उसका एक्सपीरियंस भी हो जाता है, तो अब जिस जगह पे वो परमानेंटली काम कर रहा है वो वही सब्जेक्ट पढ़ाएगा वहाँ पे।
तो यही होता है प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर जो सेल है वो डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा और अपने जैसे ही और सेल्स बनाता जाएगा। अब ये सेल्स शुरुआत में तो जब बनते हैं इनिशियल स्टेजेस में तो जो जिस सेल से बने डिवाइड होके उसके जैसे हैं, बट धीरे धीरे इसके अंदर कुछ ग्रोथ होती है, कुछ चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस आके एक सर्टेन पॉइंट आता है जब वो चेंज आना और वो डिवीजन होना बंद हो जाता है कि भाई अब मेरे को डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे वो इंसान के केस में देखोगे तो मेरी नौकरी लग गई, अब मैं स्टेबल हूँ, अब मैं यही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा इस जगह पे। और इन द केस ऑफ प्लांट्स जो सेल होता है वो क्या करता है, वो एक ही काम करेगा क्योंकि अब उसका जो है डिवाइड कर करके उसने स्पेशलाइज कर लिया एक पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है जी। तो क्या हुआ, पहले जो सेल था वो डिवाइड करता गया, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ऐसे करते करते बहुत सारे सेल जो हैं वो बनते गए। ठीक है भाई। इनिशियली जब ये सेल्स जो होते हैं ये बिल्कुल पेरेंट सेल जैसे हैं, बिल्कुल से, बट धीरे धीरे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये कुछ चेंजेस अंडरगो करते हैं, मतलब ग्रोथ करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं और फाइनली देयर कम्स अ पॉइंट कि ये अब परमानेंट हो जाते हैं कि अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, अब हमारा रोल फिक्स हो गया, अब मेरा फंक्शन फिक्स हो गया, अब मैं यही काम करूँगा। ठीक है भाई। तो जो सेल्स डिवाइड करे जा रहे हैं इन ऑर्डर टू बिकम परमानेंट, मतलब गोल मेरिस्टेमेटिक सेल्स का भी क्या है, परमानेंट बनना। मतलब जो हम दो टाइप के सेल पढ़ेंगे, एक से ही दूसरा बन रहा है। एक जो सेल होता है उसे हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल और एक जो सेल होता है उसे हम बोलते हैं परमानेंट सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कीप ऑन डिवाइडिंग। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि देयर रोल और फंक्शन इज नॉट फिक्स्ड। क्योंकि फंक्शन और रोल फिक्स कब होगा, जब परमानेंट हो जाएगा सेल। ठीक है। देयर रोल एंड फंक्शन इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है भाई। परमानेंट क्या होता है? परमानेंट सेल स्टॉप डिवाइडिंग। किससे बन रहे हैं परमानेंट सेल? मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ही डिवाइड होने हो के क्या बन रहा है? परमानेंट सेल्स बन रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब वो परमानेंट बन गया तो अब तो उसका परमानेंट का मतलब क्या है? जब एक स्पेसिफिक रोल या फंक्शन जो है वो अलॉट हो जाता है किसी भी सेल को कि हाँ भाई अब तूने बहुत डिवाइड कर लिया, अब तुझे पता है कि तुझे यही काम करना है, तो इसे बोलते हैं परमानेंट सेल। समझ गए मेरी बात? तो मेरिस्टेमेटिक कीप्स ऑन डिवाइडिंग और डिवाइड कर भी क्या रहा है, क्यों रहा है? ताकि वो डिवाइड कर करके फाइनली क्या बना दे? परमानेंट बना दे। यही तरीका होता है डिवीजन ऑफ लेबर का भी। क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर में? एक स्पेसिफिक जो सेट ऑफ सेल्स है वो एक काम करते हैं। तो कैसे होता है डिवीजन ऑफ लेबर? जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंडलेसली डिवाइड करते जाते हैं तो वो सेल्स जो हैं उनको अपना फंक्शन पता लग जाता है। फाइनली जब वो डिवाइड करते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाते जाते हैं और वो परमानेंट हो जाते हैं। जब सेल परमानेंट हो जाता है तो वो एक पर्टिकुलर काम या फिर एक पर्टिकुलर टास्क ही करता है। और जब भी एक सर्टेन सेट ऑफ सेल्स को एक पर्टिकुलर टास्क अलॉट कर दिया जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। तो यही तरीका होता है डिवीजन ऑफ लेबर में। फिर से समझते हैं। तो अब तो ये समझो पहली बात तो कि ये जो सेल्स का डिवीजन है ये हो किस बेसिस पे रहा है? ये जो सेल की जो कैटेगरीज हमने अभी स्टडी करी, सेल नहीं सॉरी टिश्यू की कैटेगरीज है ना भाई, जो हमने अभी टिश्यू की कैटेगरी स्टडी करी, ये किस बेसिस पर था? ये बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी, कि कौन कितना डिवाइड कर सकता है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो तो उनका काम ही है डिवाइड करना, बट यही अगर हम बात कर ले परमानेंट सेल्स की तो वो डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बनते हुए जब आ रहे थे तब उन्होंने बहुत बार डिवाइड किया, ग्रो किया और अपने अंदर चेंजेस लाए और अब उनका काम फिक्स हो गया। तो डिवाइड करने का जो पॉइंट होता है वही ये होता है कि एक पर्टिकुलर टास्क अलॉट हो जाए। परमानेंट सेल के पास अपना टास्क है तो अब वो एनी मोर डिवाइड नहीं करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो द बेसिस ऑफ दिस कैटेगराइजेशन इज डिवाइडिंग कैपेसिटी। तो कौन कौन सी दो कैटेगरीज थी? मेरिस्टेमेटिक और दूसरी क्या कैटेगरी थी? परमानेंट। ठीक है भाई। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ये जो होता है इनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है। ठीक है भाई।
और सेंट्रली लोकेटेड होता है। प्रोमिनेंट क्यों होता है? क्योंकि डिवाइड करना है। जो डिवीजन का जो रोल है वो मेजरली न्यूक्लियस के अंदर से ही जो है सिग्नलिंग होती है, सेल डिवीजन होता है, सब कुछ होता है। तो न्यूक्लियस इसीलिए क्या है, बहुत प्रोमिनेंट है, रोल भी प्रोमिनेंट है और अदरवाइज स्ट्रक्चरली भी प्रोमिनेंट है और सेंट्रली लोकेटेड है। इनके अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना भाई। एक्टिव सेल्स होते हैं और अलाइव होते हैं, है ना, जिंदा सेल्स होते हैं ये, कभी तो डिवाइड कर पा रहे हैं बार बार। और साइटोप्लाज्म रिच होते हैं, यस। तो इनके अंदर क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं, एक्टिव होते हैं, अलाइव होते हैं, साइटोप्लाज्म रिच होते हैं और सेल्युलर स्पेसिस भी होती हैं। तो सबसे पहले ये तो सारी चीज़ें आप समझ ही गए होंगे, है ना। बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैक्यूल्स क्यों इनमें एब्सेंट होते हैं। देखो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मेन काम ही है डिवाइड करते रहना, राइट। तो वैक्यूल्स का काम होता है मेजरली स्टोरेज करना। बट अभी ये प्लांट ये सेल तो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बस, तो स्टोरेज की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ हैविंग वैक्यूल्स इन देम, इसीलिए वो वैक्यूल्स इनके अंदर नहीं होते। क्योंकि इनफैक्ट बल्कि अगर वैक्यूल हो जाएगा तो न्यूक्लियस साइड में चला जाएगा, क्योंकि वैक्यूल बहुत जगह घेर लेगा, तो इसकी वजह से उनके डिवीजन में भी प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो क्यों वैक्यूल नहीं होता? वन, बिकॉज पहली बात तो उनके डिवीजन में कोई काम नहीं है, और दूसरा अगर वैक्यूल आ जाएगा तो बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स है वो पेरिफेरी पे शिफ्ट हो जाएंगे, उनका जो रोल है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। परमानेंट सेल्स सब कुछ इसके उल्टा। परमानेंट सेल्स जो होते हैं ये डिवाइड नहीं करते हैं, इनके अंदर वैक्यूल्स हो भी सकते हैं अगर उनका काम जो है वो स्टोरेज रिलेटेड है ना भाई। तो परमानेंट सेल्स का स्पेसिफिक काम आ जाता है, तो वो ऐसे इतने एक्टिव नहीं होते, इतना ज़्यादा इनका डिवीजन का कोई काम क्योंकि नहीं होता। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हमने यही सब समझा कि टिश्यूज़ होते क्या हैं, टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं, क्या एनिमल्स और प्लांट्स में सेम टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, राइट। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में, और उसके अलावा हम स्टार्ट कर देंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। तो जो परमानेंट, एक बार हम क्लासिफिकेशन भी थोड़ा देख ही लेते हैं। हाँ, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो एक बार ये भी रिवाइज कर लेते हैं। तो बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। कौन से दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं इनके 3 टाइप होते हैं बेस्ड ऑन देयर पोजिशनिंग। तो ये होते हैं, एक तो एपिकल, एक होते हैं इंटरकैलरी, और एक होते हैं लेटरल मेरिस्टम को हम केम्बियम या फिर कैम्बियम, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है वो भी कहते हैं। ये होता है बेस्ड ऑन देयर पोजिशनिंग इन द प्लांट। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज़ की, तो परमानेंट टिश्यूज़ की फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है इसके अंदर होते हैं अगेन 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और इनके अंदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये है पूरी कैटेगराइजेशन। सबसे पहले होता है टिश्यूज़ 2 टाइप के, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक अगेन बेस्ड ऑन देयर पोजीशन 3 टाइप के, इंटरकैलरी, एपिकल एंड लेटरल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, तो वो 2 कैटेगरीज हैं उनकी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अगेन 3 टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसके अंदर आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हमने कैटेगराइजेशन भी देख लिया, अच्छे से इसको पढ़ भी लिया, इसको रिवाइज करेंगे और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके, बाय बाय।